तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्मा कुलदीप इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आपके लिए एक और पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं और आप इसे एक टेस्ट की तरह देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा उसकी। और अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कुलदीप इंडिया चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इंटरपोल के लिए होते हैं, यानी कि जो इंटरपोल जो होते हैं उनका क्या उपयोग होता है। तो बताइए, इंटरपोल का उपयोग अपन क्यों करते हैं। इंटरपोल जो होते हैं ये मेन जो पोल होते हैं उनके बीच में होते हैं इस तरह से, और मेन पोल की तुलना में इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो बताइए इंटरपोल का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। मोटर की रफ्तार बढ़ाने, काउंटर ईएमएफ को घटाने, या कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने, या आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करने, या मोटर को यांत्रिक संतुलन देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ से कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना। तो इंटरपोल का जो उपयोग है वो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। बात करें कम्यूटेटर की, तो ये किसका बना हुआ होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ठीक है, और जो कम्यूटेटर में जो सेगमेंट होते हैं उनके बीच में क्या भरा जाता है, माई का। ठीक है, और इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं। तो बताइए, तो डीसी जो मशीनें होती हैं उनमें जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं। बात करें अगर ब्रश की, तो ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर से करंट को एकत्रित करना। ठीक है, तो बताइए ब्रश किसके बने हुए होते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन, बी हार्ड कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी नाइक्रोम, या फिर सभी के। तो ब्रश जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के। अब ब्रश जो होते हैं कार्बन क्यों बने हुए होते हैं, तो कार्बन जो होता है ये ऑक्सीकृत नहीं होता है और ये अधिक तापमान पर भी बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो जो ये ब्रश जो होता है कार्बन का, ये खुद घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ से, ए कार्बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। तो बताइए अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कब कहा जाता है, मतलब कौन से पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, यूनिटी पर, लेगिंग पर, लीडिंग पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेगिंग पावर फैक्टर। तो यानी कि जब अल्टरनेटर लेगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा होता है तो उसे ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। अगर बात करें मोटर में तो इसका विपरीत हो जाता है, उसमें ओवर एक्साइटेड कब कहा जाता है, जब पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेगिंग पावर फैक्टर। आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 53 का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों बनाया जाता है। तो बताइए जो इंडक्शन जो मोटर होती है उसमें पर रोटर के जो स्लॉट होते हैं ना, उनको पैरेलल नहीं बना के थोड़ा तिरछा बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो बताइए ऐसा क्यों करते हैं अपन, स्लॉट को तिरछा यानी कि स्क्यू, SQEW। बताइए वो तिरछा क्यों बनाते हैं। ऑप्शन आगे सामने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बढ़ाना, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना, या ब्रेथ फैक्टर को बढ़ाना, या ए और बी दोनों। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना। अगर अपन इनको तिरछा नहीं बनाया तो इसमें कौन सा दोष हो जाता है, कोगिंग। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कोगिंग, जो कि इंडक्शन मोटर में होता है। इसमें होता क्या है कोगिंग दोष में, बताइए। तो इसमें जो होता है रोटर और स्टेटर ये दोनों जो होते हैं लॉक हो जाते हैं और मोटर का जो रोटर होता है वो घूम नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए इनको अपन तिरछा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से 54 का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े अल्टरनेटर जो यानी कि जो बड़े साइज़ के जो अल्टरनेटर होते हैं तो उनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मशीन को ठंडा करने, एडी करंट हानि को कम करने, या वेव फॉर्म की गड़बड़ी को कम करने, या फिर चुंबकीय फील्ड को मजबूत करने के लिए, या स्ट्रेसिस आने को कम करने के लिए। तो बताइए जो बड़े साइज़ के जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन को ठंडा करने के लिए। तो बड़े साइज़ के जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल मशीन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं 55 में ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है। तो बताइए जो टर्बो जो जनरेटर होते हैं तो उनमें कौन सा हिस्सा घूमता है। और बात करें अगर टर्बो जनरेटर की, उसमें पोल कितने होते हैं, 2। ठीक है,
तो टर्बो जनरेटर में जो हिस्सा जो घूमता है वो कौन सा होता है बताइए, ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पोल। टर्बो जो जनरेटर होता है उसमें पोल घूमते हैं। जैसे कि बात करें इसके अलावा तो उनमें सभी में आर्मेचर घूमता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन देख सकते हैं आप आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को के ईएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताइए, जो अल्टरनेटर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर होता है वो किस किस का रेशियो होता है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने। फुल पिच वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से फुल पिच वाइंडिंग, या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, या फुल पिच वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से कंसंट्रेट वाइंडिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बात करें अपन पिच फैक्टर की, यानी कि केपी, तो किस किस का अनुपात होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए, जो अल्टरनेटर जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्टरनेटर का प्रयोग क्यों करते हैं अपन, एसी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो बताइए इसका प्रयोग क्यों करते हैं, सॉरी इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है ये बताइए। अल्टरनेटर किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है स्थिर विद्युत प्रभाव, बी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, सी रासायनिक प्रभाव, डी तापन प्रभाव, या सी वेग प्रभाव। तो बताइए, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अल्टरनेटर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करते हैं। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे। बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम की, तो इस नियम के अनुसार जब किसी कोयल का संपर्क बदलते हुए फ्लक्स से होता है तो उस कोयल में ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और बात करें फैराडे के द्वितीय नियम की, तो उसके अनुसार ईएमएफ जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो ईएमएफ भी बढ़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप क्या होता है। तो जो अल्टरनेटर जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज जो निकालता है उसका तरंग रूप क्या होता है। तो बताइए, तो अल्टरनेटर क्या करता है, एसी पैदा करता है, यानी कि एसी जनरेट करता है। जो वोल्टेज जो जनरेट करता है वो कैसी होती है, एसी। तो बताइए उसका तरंग रूप कैसा होता है, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, साटूथ वेव, या साइनसोइडल वेव। तो बताइए, तो अल्टरनेटर जो उत्पन्न करता है वोल्टेज, उसका जो तरंग रूप होता है वो कैसा होता है, साइनसोइडल वेव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं 59 में डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन के लिए उपयोगी होता है। तो बताइए, जो मर्ज प्राइज जो प्रोटेक्शन होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, या फिर दोनों, फीडर, या पायरेशन लाइन। तो बताइए, जो मर्ज प्राइज जो प्रोटेक्शन होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मर्ज प्राइज ऑफ प्रोटेक्शन होता है ये ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों के लिए उपयोगी होता है, और यह एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 60 सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 61। एक केबल कैपेसिटर में वोल्टेज प्रवणता के पृष्ठ पर अधिकतम होती है, यानी कि जो केबल जो होती है उसमें वोल्टेज ग्रेडियंट जो होती है वो किसके पृष्ठ पर सबसे अधिक होती हैं। ऑप्शन आपके सामने, शीट, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, या एर्थ। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टर। तो वोल्टेज ग्रेडियंट जो होती है वो केबल में सबसे अधिक कहाँ पर होती है, कंडक्टर की सतह पर, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं 61 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 132 केवी से अधिक प्रचालन वोल्टता के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, 132 केवी से अधिक के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है। LT, HT, या सुपर टेंशन, या एक्स्ट्रा हाई टेंशन, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो बताइए, तो 132 केवी से अधिक के लिए अपन यूज करते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर LT की बात करें तो ये हो जाता है 1 केवी के लिए, ठीक है। अगर बात करें HT की तो ये हो जाता है 11 केवी से 22 केवी के लिए, ठीक है। बात करें सुपर टेंशन की तो ये 22 केवी से 33 केवी के लिए हो जाता है, और अगर बात करें एक्स्ट्रा हाई टेंशन की ये 33 से 66 के लिए हो जाता है।
ठीक है। और बात करें एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज की, तो ये 132 kV से अधिक के लिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केबलों में शीत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कुछ केबल जो होती है उसमें मेटेलिक जो शीत होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बताइए। ऑप्शन है उचित विद्युत रोधकता, बी ऑप्शन है नमी अंदर पहुंचने से रोकने के लिए, सी ऑप्शन है यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, डी ऑप्शन है प्रतिरोध प्रदान करने के लिए। तो बताइए केबलों में जो मेटेलिक जो शीत होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। बात करें अगर शीत की, तो मेटेलिक जो शीत होती है किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है एल्यूमिनियम या फिर लेड की, यानी कि सीसा की, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? नमी से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। बात करें यांत्रिक शुद्धता प्रदान करने के लिए, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं आर्प रिंग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका आंसर देख सकते हो आप यहाँ से 63 में बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, एक मीट्रिक किसके समान होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25.4 mm, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर इंगित करता है, तो बताइए Y अक्षर किसको इंगित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। एल्यूमिनियम कंडक्टर, राउंड स्टील वायर आर्मरिंग, मेटेलिक स्क्रीनिंग या होल्डिंग हेलिक्स टेप या फिर PVC शीट। तो बताइए, तो जो Y जो अक्षर होता है ये इंगित करता है PVC शीट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटरों के लिए निर्धारित क्रिम्पेज दूरी क्या होती है? तो बताइए जो क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित होते हैं उनमें जो अपन इंसुलेटर यूज करते हैं उनके बीच की जो क्रिम्पेज दूरी होती है वो कितनी होती है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। 16 mm प्रति किलोवोल्ट, 18 mm प्रति किलोवोल्ट, 20 mm प्रति किलोवोल्ट या 22 mm प्रति किलोवोल्ट या 25 mm प्रति किलोवोल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करें अगर क्रिम्पेज दूरी, तो क्रिम्पेज दूरी मौसम और वातावरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए तो होती हैं 25 mm प्रति किलोवोल्ट। अगर बात करें स्वच्छ क्षेत्रों के लिए यानी कि साफ क्षेत्रों के लिए, तो वो हो जाते हैं फिर 16 mm प्रति किलोवोल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ई। आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलेन क्लिट में सपोर्टेड इंसुलेटेड केबलों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए ऐसी कौन सी वायरिंग है जिसमें पोर्सिलेन के क्लिट का उपयोग किया जाता है? तो जैसा क्वेश्चन से पता चल रहा है क्लिट्स, तो इसके लिए कौन सी वायरिंग होती है? क्लिट वायरिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग वाई विद्युत रोधन तक तापमान सहन कर सकता है, तो बताइए तो वाई के अंदर जो विद्युत रोधन पदार्थ आते हैं वो कितने तक तापमान सहन कर सकते हैं? ऑप्शन है 90, 105, 120, 135 और 180। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो वाई के अंदर जो मटेरियल आते हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं, और इसकी एक सारणी है वो भी आप ध्यान रखें। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। आइए देखते हैं वाई। तो वाई के लिए होता है 90 डिग्री सेल्सियस, ए के लिए होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई के लिए 120, बी के लिए 130, एफ के लिए 150 और एच के लिए 180 डिग्री और सी के लिए 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम से सर्वाधिक समान है, तो बताइए जो आवेशों के लिए जो कूलाम का नियम होता है वो किसके समान होता है? बात करें कूलाम के नियम, तो ये क्या होता है अपने पास ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो जाता है हमारे पास कूलाम का नियम। बात करें कन न्यूटन के गुरुत्व के नियम की, तो वो क्या होता है ए बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो कूलाम का जो नियम होता है वो किसके समान होता है? न्यूटन के गुरुत्व का नियम के। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने। तो एक जो कूलाम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी मूल दूरी से आधी कर दी जाए, उनके बीच बल हो जाता है। तो बताइए, दूरी को घटाकर आधा किया गया तो बल अपन को बताना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ए बराबर Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और बात करें दूरी को आधी करने के लिए, अगर यहाँ से अपन दूरी को आधी करते हैं तो अपन को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो बल जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास 4 गुना। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, यानी कि 4 गुना। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय। तो बताइए, जो प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है उसमें आवेशित निकाय जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए के आवेश के कण को खो जाते हैं, बी का पूरा आवेश खो जाता है, सी का कोई आवेश नहीं खोता है, डी अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है, या ई ठंडा हो जाता है। तो बताइए, जो इंडक्शन जो आवेशन होता है उसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है, जो आवेश जो निकाय होते हैं वो अपना कोई भी आवेश नहीं खोता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में और द्विविद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बात करें हवा, तो हवा के लिए जो होता है एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो 1 होता है, और अपन को द्विविद्युत माध्यम के लिए दे रखा है के। ठीक है, और बात करें फॉर्मूले की, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे के जो होता है वो क्या होता है एक नियतांक। बात करें के की वैल्यू, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, और अपन को ज्ञात करना है F1 और F2 का रेशियो। ठीक है, तो F1 के लिए फॉर्मूला हो गया अपने पास, और F2 के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब इनको रेशियो निकालना है, तो F1 अपॉन F2 कर देते हैं अपन। F1 की वैल्यू अपन ने ये रख दी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर रख दिया अपने F2 की वैल्यू। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बच गया के, क्योंकि अपने पास F2 में जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी वो थी क्या थी के। ठीक है, अगर बात करें ऊपर तो यहाँ पर रह जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 1/1 अपॉन के। ठीक है, के यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा k/1। ठीक है, F1 और अनुपात F2, तो ये क्या आ जाएगा k/1। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी k/1। आप आंसर देख सकते हैं यहाँ से ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है। तो बताइए, बल की जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो कहाँ से आरंभ होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती हैं। बात करें बल की रेखाएं, तो ये होती है, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन ए ऑप्शन है धनावेश और समान आवेश पर समाप्त होती हैं। ऑप्शन बी की बात करें धनावेश और अनंत तक जाती हैं। ऑप्शन सी की बात करें धनावेश तथा अन्य धनावेश तक जाती है। ऑप्शन डी की बात करें धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऑप्शन ई की बात करें ऋणावेश तथा अनंत तक जाती हैं। तो जो बल की जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। बताइए इसका संबंध क्या होता है दूरी के साथ। तो आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता यानी कि ई। बताइए, ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, दूरी के साथ बढ़ती हैं, दूरी के घन के साथ घटती हैं, दूरी के घन के साथ बढ़ती हैं, या दूरी के वर्ग के साथ घटती है, या दूरी के साथ बढ़ती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने पास होता है ई बराबर F/Q। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अपने पास जो होता है ई बराबर होता है F/Q। बात करें F की, तो F बराबर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है दूरी। ठीक है, चलो जमा लेते हैं फॉर्मूले में वापस। F की जगह पर लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अपने पास Q का Q रख दिया। यहाँ से Q से कैंसिल हो गया Q, अपने पास क्या बच गया ई बराबर Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो अपने पास संबंध निकल के आया ई और आर स्क्वायर का, वो ये रहा ई
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, यानी कि अगर अपन दूरी को बढ़ाते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र प्रबलता जो इसका मान कम हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास निकल के आ गया ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के साथ जो होती है ये घटती हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर भी डी। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दरों में उत्पन्न स्थितिक आवेश रहता है, तो बताइए दरों में जो स्थितिक आवेश उत्पन्न होता है वो कहाँ पर रहता है? द्रव के तले में, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, या द्रव के समान रूप से वितरित, या द्रव के आयतन के केंद्र में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। तो द्रव में जो स्थितिक आवेश उत्पन्न होता है वो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है, तो बताइए जो समविभव जो पृष्ठ होता है तो सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य, विभिन्न, समान, इकाई या अनंत? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। जो समविभव की अगर बात करें तो सभी बिंदुओं पर समान विद्युत विभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विभवांतर यानी कि अपने को वोल्टेज कितना दे रखा है 10 वोल्ट, और अपने को दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको अपन मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। ठीक है, बात करें इसके फॉर्मूले की विद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अपन E बराबर dV/dr। ठीक है, वोल्टेज अपने पास है 10 वोल्ट और R का मान अपने पास कितना है 0.01। यहाँ से पर पॉइंट उठाएंगे, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, और आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से 78 का डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो बताइए। तो अक्षीय जो रेखा होती है वहाँ पर द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1/r के क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाता है? तो बताइए। देखो कैपेसिटर है वो बहुत लंबे समय से बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो बताइए क्या होगा? वो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, या शॉर्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आवेशित। तो कोई भी कैपेसिटर है अगर उसे अपन लंबे समय तक बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं तो वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्तित संधारित्र है, यानी कि जो ट्रिमर संधारित्र होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल कैपेसिटर होता है। इसे भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ट्रिमर कैपेसिटर किस प्रकार का कैपेसिटर है, तो ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। सर्वश्रेष्ठ सुग्राह्यता के लिए, एक रेडियो ट्यूनिंग, या फिर विभिन्न स्टेशन केंद्रों पर एक रेडियो को बदलने के लिए, या एक ट्रांजिस्टर रेडियो में सीटी को ख़त्म करने के लिए, या कई 100 पिकोफैरेड द्वारा मूल धारिता को परिवर्तित करने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वश्रेष्ठ सुग्राह्यता के लिए एक रेडियो ट्यूनिंग के लिए ट्रिमर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 82। एक 300 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वाला संधारित्र 200 वोल्ट डीसी सोर्स से संयोजित है। भाई कोई कैपेसिटर है उसको 200 वोल्ट डीसी सोर्स से अपन ने कनेक्ट कर रखा है, तो कम से कम आवेशन विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? तो बताइए भाई, उसमें कम से कम विद्युत धारा जो है वो कब प्रवाहित होगी? स्टार्टिंग में, या फिर जब कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है, या फिर जब कैपेसिटर आधा चार्ज होता है, या फिर जब कैपेसिटर 75% चार्ज होता है, या फिर जब कैपेसिटर कम से कम 85% चार्ज होता है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो वो बहुत ही कम करंट लेगा। अगर बात करें अपन स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और बहुत अधिक करंट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83। 5 माइक्रोफैराड की कुल धारिता के लिए
एक 15 माइक्रोफेरेड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में कितनी धारिता को रखा जाना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 5 माइक्रोफेरेड की कुल धारिता है और अपने पास एक 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो अपन इसके साथ में कितनी माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करें कि उसकी कुल धारिता 5 माइक्रोफेरेड हो जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। CT अपन को दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, C1 दे रखा है 15 माइक्रोफेरेड और अपन को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, चलो फॉर्मूले में जमा लेते हैं इसको। CT अपने पास 5 और अपने को C1 दे रखा है 15, C2 अपन को ज्ञात करना है अपॉन C1 15, C2 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यहाँ से अगर इसको मल्टीपल करते हैं 15 × C2 तो ये हो जाएगा 15 C2। ठीक है, इधर 5 को मल्टीपल करते हैं इससे तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 5 C2। ठीक है, इधर 5 C2 इसका पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 15 C2 - 5 C2 बराबर 75। ठीक है, 15 में से 5 गया 10 C2 बराबर 75। यहाँ से अपन C2 निकाल लेंगे 75/10 यानी कि 7.5 माइक्रोफेरेड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, धारिता का विमेय सूत्र है। तो बताइए धारिता जो होती है उसके लिए विमेय सूत्र क्या होता है। चलो दिखा देते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। तो धारिता के लिए जो विमेय सूत्र होता है वो यहाँ से देखते हैं। C बराबर क्या होता है अपने पास Q/V, Q बराबर क्या हो जाता है IT और V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है, फिर देख लेते हैं C IT। ठीक है, और Q यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये Q यहाँ पे आ गया। ठीक है, अपॉन नीचे W, तो Q बराबर क्या होता है IT, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा IT का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया W। ठीक है, करंट इसके बात करें क्या हो जाता है एम्पियर और टाइम का टाइम और इसका स्क्वायर। बात करें कार्य तो इसकी विमा होती है mL² T-1। तो यहाँ से इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपथ भंजक में आर्क के बुझाने के लिए नियोजित माध्यम है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो आर्क उत्पन्न होती है उसको बुझाने के लिए माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करें सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर तो ये क्या करता है, तो ये फॉल्ट वाले भाग तथा बिना फॉल्ट वाले भाग को अलग अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, बात करें सर्किट ब्रेकर में तो इसमें 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक तो मूविंग कॉन्टैक्ट, दूसरा फिक्स कॉन्टैक्ट। और फॉल्ट की स्थिति में इन दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, वो तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आर्क बुझाने के लिए जो माध्यम के रूप में जो अपन यूज करते हैं वो SF6, तेल, निर्वात और एयर सबका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से परिपथ भंजक EST यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, बी न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर, सी स्थूल तेल सर्किट ब्रेकर, डी SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है ये 132 से अधिक केवी पर यूज किया जाता है और 765 केवी तक इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपथ भंजकों में आर्किंग संपर्क से निर्मित होते हैं। तो बताइए जो सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें आर्किंग जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु। तो जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो बने हुए होते हैं ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्यूज के बारे में सत्य है। तो बताइए फ्यूज के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। बात करें अगर फ्यूज की तो फ्यूज जो होता है हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है और ये जो होता है हीटिंग के इफेक्ट पर कार्य करता है, यानी कि गर्म होकर पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, और ये जो होता है बहुत ही कम समय में ऑपरेट हो जाता है और अपन एक बार जलने के बाद इसे वापस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें अलगाव के बाद जो त्वरित करंट अस्तित्व में आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रीस्ट्राइक करंट, बी सर्ज करंट, सी ब्रेकिंग करंट, डी रिकवरी करंट या जेनर करंट। तो इस करंट को जाना जाता है ब्रेकिंग करंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? तो बताइए, इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है SF6 ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी एयर सर्किट ब्रेकर और ऑप्शन डी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है वो न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है। बात करें बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की, तो इस सर्किट ब्रेकर में इंसुलेशन के रूप में ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस सर्किट ब्रेकर में बहुत अधिक ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर डी फ्यूज तार का व्यास है तो फ्यूजिंग करंट के अनुपात में होगा? तो बताइए भाई, डी जो है फ्यूज तार का व्यास है तो फ्यूजिंग करंट का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और कई जगह पर इसको ऐसे भी लिख देते हैं डी 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। वर्तमान मूल्यों पर चलने वाले स्वचालित उपकरण को क्या कहा जाता है? वर्तमान मूल्य से आते हैं करंट। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन है मर्करी स्विच, रिले, फ्यूज, मेलक या सर्किट ब्रेकर। तो बताइए, बात करें अगर इसके आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले। ठीक है, तो रिले जो होता है ये फॉल्ट को पहचानने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये फॉल्ट का मैसेज जो है सर्किट ब्रेकर के पास भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बात करें इसके आंसर की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कोयल के दोष के तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने के समय की अवधि को क्या कहा जाता है? तो बताइए, वो सर्किट ब्रेकर है उसमें जो ट्रिप कोयल जो होती है वो तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने के समय अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लेग समय, लीड समय, संरक्षण समय, संचालन समय या डिमांड समय। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग से बना होता है, इसका मतलब है कोर। ट्रांसफार्मर की जो कोर जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफार्मर कोर को अपन किसकी बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे स्ट्रेसिस लॉस कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो बताइए पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 100%, 98%, 75%, 50% या 25%। तो जो पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 98%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए, जो ट्रांसफार्मर जो कोर होती है उसमें अपन जो चुंबकीय कोर उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने एडी करंट के नुकसान को कम करना, स्टेसिस से दूर रखता है, या लोहे की हानि को कम करता है, या समान चुंबकीय प्रवाहपथ के अभाव को कम करता है, या सामान्य चुंबकीय प्रवाहपथ के अभाव को बढ़ाता है। तो जो चुंबकीय जो कोर होता है इसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग अपन करते हैं लो रिलेक्टेंस का पतन प्रदान करने के लिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सामान्य चुंबकीय प्रवाहपथ के अभाव को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97। निम्न में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए, यानी कि 3 में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए कौन सा कनेक्शन को प्राधान्यता दी जाती है? यानी कि 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए कौन से कनेक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो कनेक्शन उपयोग करते हैं वो होता है स्कॉट कनेक्शन। वो इसका दूसरा नाम क्या होता है? TT संयोजन। ठीक है, और इसमें जो होते हैं 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इनमें टेपिंग निकली हुई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में, तो बताइए टेपिंग की आवश्यकता नहीं है। दोनों ट्रांसफार्मर के प्राथमिक 50% पर टेप होते हैं, दोनों ट्रांसफार्मर के प्राथमिक 86% पर टेप होते हैं,
या एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 86% पर और दूसरा 50% पर टेप होता है। या फिर ई ऑप्शन है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 50% पर और दूसरा 86% पर टेप होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी 86% पर और सेकेंडरी 50% पर टेप होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 kV पर मूल्यांकित किया जाता है, तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति आपूर्ति कर सकता है। तो बताइए, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है वो कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर की आपूर्ति कर सकता है। बात करें एक्टिव पावर यानी कि किलो वाट, इसका फॉर्मूला होता है KVA अपॉन पावर फैक्टर। अगर हम पावर फैक्टर को यूनिटी मान लेते हैं तो KW यानी कि एक्टिव पावर और KVA दोनों बराबर हो जाती हैं। लेकिन ये कब होगा, जब पावर फैक्टर यूनिटी हो, यानी कि अगर KVA अपने पास 100 है तो किलोवाट में कितना हो जाएगा 100। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 100 किलोवाट। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अपन नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जो ब्रीदर यूज करते हैं उसमें क्या भरा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिका जेल या पोटेशियम क्लोराइड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रीदर के अंदर अपन क्या भरते हैं, सिलिका जेल। ठीक है, और जो फ्रेश जो सिलिका जेल होती है उसका रंग कैसा होता है, ब्लू यानी कि नीला। और सिलिका जेल जो होती है उसका नमी सोखने के बाद कलर कौन सा हो जाता है बताइए, तो हो जाता है हल्का गुलाबी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेंस के लिए। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना, सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों का बैरियर पोटेंशियल का मान कितना होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।